जी स्टूडेंट्स, मैं हूं देवेन महाजन और आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो अगर हम बात करें रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा। अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ चीज़ें याद हो, फाइनेंशियल अकाउंट में एक टॉपिक आता था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो खास बात थी उसमें रहता था कि बिजनेस कंसर्न ने, किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप जो भी हैं, उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए हैं और उनके अकाउंट्स जो हैं बैंक की पासबुक से वेरी करते थे, दोनों में डिफरेंस होता था। तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कहने का मतलब है हम कुछ एक एंट्रीज ऐसी होती थी जो कि पासबुक में होती थी, बैंक की पासबुक में, लेकिन कुछ एक एंट्रीज ऐसी होती थी जो कि केवल बिजनेस की कैश बुक में होती थी। दोनों को मैच करना होता था और दोनों की एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती थी, एडजस्टमेंट करनी होती थी। तो ये होता था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम बात करें, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। रिकॉन्सिलिएशन जो बनती है उसमें थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसमें नॉन इंटेग्रल अकाउंटिंग सिस्टम की कैटेगरी में ही आता है। नाउ व्हाट इज द नॉन इंटेग्रल अकाउंटिंग सिस्टम? नॉन इंटेग्रल, इंटेग्रल का मतलब जोड़ना, नॉन इंटेग्रल यानी जिसमें कि कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स सेपरेटली बनाए जा रहे हैं, दोनों अलग अलग से, दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली बन रही है। तो दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर सेपरेटली बन रही तो ऐसा हो सकता है कि दोनों बुक्स में कुछ डिसएग्रीमेंट हो, कहीं ना कहीं मैच ना करें। तो हमें उन पॉइंट्स को जहाँ पर वो मैच नहीं कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को आपस में रिकॉन्साइल करना है, मैच करना है। तो क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है? हम उन एंट्रीज की बात करते हैं अब। दो तरह के मैंने जनरली कहा, दो तरह के हमारे अकाउंट्स हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंट्स और दूसरा है कॉस्ट अकाउंट्स। तो ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में होती हैं और उनकी वजह से ये हमारे यहाँ अकाउंट्स मैच नहीं करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स? सबसे पहले है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जो फिक्स्ड असेट्स है, जो बिजनेस कंसर्न के पास फिक्स्ड असेट्स है, मान लीजिए बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, जितने का उसे परचेज कर रखा है और बाद में डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने के बाद जो उसकी वैल्यू बचती है, उस वैल्यू मतलब उस फिक्स्ड असेट को बेचने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है वो कम मिल रहा है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि 10,000 का फिक्स्ड असेट है पर्टिकुलर टाइम में, और लेकिन उसे मार्केट में बेच रहे हैं हम 8,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये का लॉस हो गया। ये लॉस जो है फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाएगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। तो इस वजह से दोनों बुक्स में मिसमैच हो जाता है। सेकेंडली, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स। बिजनेस हाउस ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं और वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं या कहीं और इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें लॉस हो गया। 20,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें बेचा गया वो 18,000 रुपये उनमें से बेचने के बाद मिले, तो 2,000 रुपये का लॉस हो गया। तो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट साइड में वहाँ पर शो कर रखा है उसे लॉस साइड में, लेकिन इस तरह की कोई भी एंट्री कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं है। तो दोनों फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में मिसमैच हो जाता है। उसके बाद है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर जो है, डिबेंचर जब बिजनेस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, तो डिबेंचर इशू करने के दौरान लॉस उठाया। 100 रुपये का डिबेंचर है, मान लीजिए एक डिबेंचर 100 रुपये का है, लेकिन उसे मार्केट में सेल किया 80 रुपये का, 20 रुपये का यहाँ पर नुकसान हुआ डिबेंचर को बेचने में। तो मान लीजिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट वाली साइड की आइटम है ये, एक्सपेंस है, लॉसेस, तो इसे, लेकिन इस तरह की कोई भी एंट्री जो है, लॉस जो है वो कॉस्ट अकाउंट में कहीं भी शो नहीं कर रखा है, तो कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट में डिसएग्रीमेंट होता है। उसके बाद बैंक लोन इंटरेस्ट। बैंक लोन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो बैंक लोन इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो बैंक लोन इंटरेस्ट के दौरान बैंक से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट देना है, तो जब इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज एन एक्सपेंस एंड इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हम डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शो करते हैं। क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इसे हमने शो किया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, लेकिन इसके बारे में कोई भी एंट्री कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं है।
तो कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट जो हमारे मिसमैच दोनों हो जाते हैं। उसके बाद अगली एंट्री है हमारे डैमेजेस पेबल। कोई नुकसान हो गया, बिजनेस जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस कंसर्न है, उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ, उसे कोई नुकसान उठाना पड़ा, तो नुकसान अगर उठाया है तो ये जो है डैमेजेस पे किए इस दौरान। किसी को नुकसान हुआ बिजनेस की वजह से, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो कंपनसेशन पे करना पड़ा, जो वर्कर काम कर रहे थे उन्हें कोई कंपनसेशन पे करना पड़ा, तो डैमेजेस हो गई। ये डैमेजेस जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मान लीजिए शो कर रखा है उसे डेबिट साइड में, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों आपस में मैच नहीं होंगे। उसके बाद है पेनल्टीज एंड फाइन्स। मान लीजिए कोई बिजनेस हाउस के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर, या बिजनेस कोई दूसरा सोलो प्रोप्राइटर पार्टनरशिप जो भी है, नॉर्मली हम कंपनी की बात कर रहे हैं, सोलो प्रोप्राइटर वगैरह में तो सेपरेटली कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स कभी बनता होगा, क्योंकि बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा बिजनेस है बड़ा। तो मान लीजिए जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कंपनी उसमें उसके ऊपर कोई पेनल्टीज लगती है, फाइन लगते हैं, कोई गवर्नमेंट ने कोई फाइन लगा दिया, कोई पेनल्टी लगा दी है, किसी इनकम टैक्स की पेनल्टी या कोई एक्साइज की पेनल्टी लग गई है, किसी पॉल्यूशन कंट्रोल की पेनल्टी लगी है, कुछ भी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की, तो इस तरह की कोई पेनल्टी लगती है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम मान लीजिए शो कर रहे हैं डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री हमने शो नहीं कर रखी कॉस्ट अकाउंट्स में, तो मिसमैच हो जाएगा कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। उसके बाद है लॉस ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ मशीनरी। स्क्रैपिंग ऑफ मशीनरी का मतलब हो गया मशीनरी जो है वो कबाड़ के भाव जो उसकी कीमत बचती है, जो मान लीजिए 10,000 रुपये की मशीनरी है, बाद में से जब सेल करना है तो 10,000 की बजाय कबाड़ के भाव वो 500 रुपये की चीज़ बिकी, तो 9500 रुपये का लॉस हो गया। जो 9500 रुपये लॉस आया, ये क्या हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। ये वैसे तो कैपिटल नेचर के आइटम है, लेकिन हम इसे फ्यूचर प्रॉफिट लॉस में शो करते हैं, तो यहाँ पे लॉस हो गया, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं है, दोनों में मिसमैच हो जाएगा कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन पे टू प्रोपराइटर, जो प्रोपराइटर है, ओनर है, उसी को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन पे किया गया है, ही इज पेइंग स्पेंडिंग सर्टेन एक्स्ट्रा टाइम टू द बिजनेस कंसर्न, तो उसी को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया गया है, पेमेंट की गई है, सैलरी फॉर्म में दी गई है, तो ये जो रेम्यूनरेशन है फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो किया गया है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है, तो दोनों में यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा। उसके बाद है हमने जो सेकंड कैटेगरी ली है, पहले ली थी हमने आइटम्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स और दूसरी प्रॉफिट, इसमें हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन, हमारे पास जो प्रॉफिट आया उसका कुछ पार्ट हमने अप्रोप्रिएट कर दिया आगे। कौन सी ऐसी आइटम्स है, ज़रूरी नहीं है सारी, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, और रफली ये आइडिया है कि ये आइटम जो हैं, इन आइटम्स की वजह से कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में मिसमैच हो जाता है। प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन, डोनेशन, चैरिटीज़, कोई डोनेशंस हैं, कोई चैरिटीज़ हैं, डोनेशन दे रखी है, जैसे आजकल कोविड-19 फंड है उसके लिए पेमेंट कर रखी है, एज डोनेशन कह लीजिए आप, चैरिटीज़ के लिए इन नेचर में कोई पेमेंट कर रखी है, तो ये प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन है। तो ये अप्रोप्रिएशन है, मतलब प्रॉफिट का एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने पार्ट फर्दर। मान लीजिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होता तो ये डेबिट साइड में होता है एज एन एक्सपेंस, अगर हम इसे शो करते होते, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई एंट्री नहीं है, ये इसकी वजह से मिसमैच होगा कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। उसके बाद डिविडेंड पे, प्रॉफिट अर्न करने के बाद डिविडेंड पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को, कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, प्रॉफिट का एक हिस्सा है, जबकि हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनको शो किया है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री होती है, या एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की पेमेंट कर रखी है, इनकम अर्न करने के बाद जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेसमैन है, उसने इनकम अर्न की, तो इनकम अर्न करने के बाद उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मान लीजिए डेबिट इनकम टैक्स पे करना करना है, तो इनकम टैक्स पे करना है तो इसे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। या फिर हम बात करें तो अगर ये एक्सपेंस वाली साइड में भी होता है तो इसे कहने का मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे मिसमैच होगा। सिंकिंग फंड, रिजर्व ट्रांसफर, सिंकिंग फंड है क्या है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो सिंकिंग फंड मेंटेन करती है, डेप्रिसिएशन के लिए भी सिंकिंग फंड मेंटेन किया जाता है, कई बार डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। तो इस तरह के सिंकिंग फंड, ताकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है इकट्ठा किया जाए और उसे किसी फंड में डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर फंड से इंटरेस्ट मिलता है। तो सिंकिंग फंड के लिए जो पैसा डाला गया है उसकी अप्रोप्रिएशन जो की गई है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री की गई है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो दोनों में मिसमैच होगा कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। उसके बाद है एडिशनल प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, एग्जांपल और बैड डेट्स,
कोई एडिशनल प्रोविजंस बनाए गए, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन करने के लिए हमने अलग से प्रोविज़न बना दिया, एक्स्ट्रा प्रोविज़न बनाया। बैड डेट्स के लिए हमारे यहाँ बैड डेट्स हो रहे हैं तो उसके लिए प्रोविज़न बनाया। तो ये जो है जो प्रोविजंस बनाया ये अलग से फाइनेंशियल अकाउंट्स में इसकी एंट्री है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में इनकी कोई भी एंट्री नहीं है। तो दोनों में मिसमैच आपस में हो जाएंगे, कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसके बाद हम अगली कैटेगरी लेते हैं, राइटिंग ऑफ फिक्टिस इंटेंजिबल एसेट्स। पहले हम बात करते हैं फिक्टिस एसेट्स कौन से होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, जैसे गुडविल, रेपुटेशन किसी बिजनेस कंसर्न की। कई बार रेपुटेशन जो होती है खरीदी जाती है, उसके लिए बड़ा काफ़ी अमाउंट दिया जाता है, उसे राइट ऑफ करना पड़ता है। उसी तरह से कॉपीराइट्स हैं। कॉपीराइट जो है किसी पब्लिशर ने बुक पब्लिश करने के लिए या किसी और पब्लिशिंग पब्लिकेशन बात करें, जैसे मूवीज़ की बात होती है, सॉन्ग्स की बात होती है, किसी ने गा रखा है ओरिजिनल सॉन्ग, गाने में उसे पुराने गानों में बात है, HMV जो है उनके कॉपीराइट होते थे, कोई और उन्हें नहीं गा सकता था बिना परमिशन के HMV के। तो इसके लिए जिस पर्सन ने वो कॉपीराइट परचेज कर रखा है तो उसकी पेमेंट इकट्ठा अमाउंट वो देगा। तो इस तरह की कैटेगरीज में आती हैं। एडवर्टीजमेंट से बहुत ही हैवी एडवर्टीजमेंट्स कर दी हैं शुरुआत में किसी लेवल पे, और एक ही पर्टिकुलरली में उस एडवर्टीजमेंट को शो करेंगे तो हमारे जो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो धीरे धीरे अगले कुछ सालों में से थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो ऐसी जो आइटम्स हैं जो कि फिक्टिस नेचर की है, इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आती है, उन्हें राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करने का मतलब है, जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल दिया, 1 लाख रुपए की एडवर्टाइज कर दी या 10 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट की, तो एक साल में अगर उसे 10 लाख की एडवर्टीजमेंट को शो करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएंगे उस पर्टिकुलर ईयर में। तो क्या करेंगे, हर साल एक अमाउंट जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते जाएंगे। डेबिट साइड में मान लीजिए 10 सालों तक हमने माना, उसे हम राइट ऑफ करेंगे 1 1 लाख रुपए, तो बाकी बैलेंस अमाउंट बैलेंस शीट में शो कर देंगे हम एज एन एसेट्स। तो ये जो है इस तरह की कोई एडजस्टमेंट कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में इसकी एडजस्टमेंट्स होती है। तो इस वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी एडजस्टमेंट नहीं है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से डेबिट साइड में शो किया गया एज एन एक्सपेंस राइट ऑफ करने के दौरान। ये जो मैंने बाकी दूसरे भी बताए इन सबको भी राइट ऑफ करने के दौरान, लेकिन हम बात जब करें कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई एंट्री इस तरह की नहीं है, तो दोनों में मिसमैच हो जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे, ये हमने बात की इससे पहले कुछ एक्सपेंसेस कैटेगरीज टाइप के, ये सारी डेबिट साइड की आइटम्स थी। अब हम बात करते हैं प्योर फाइनेंशियल इनकम्स, ऐसी इनकम जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही शो की गई लेकिन उनको कॉस्ट अकाउंट्स में कहीं भी शो नहीं कर रखा है। तो ऐसी आइटम जो कि नॉर्मली क्यों इनकम होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं। तो क्रेडिट साइड के आइटम्स होंगी ये सारी। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीवेबल, जो बिजनेस कंसर्न है उसने कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, या कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो रेंट जो है मिल रहा है उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में उसे शो करेंगे, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों आपस में मिसमैच हो जाते हैं, उसे रिकॉन्सिलेशन करना जरूरी है। उसी तरह से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वैसे तो कैपिटल नेचर की आइटम है, लेकिन हम फिर भी प्रॉफिट, मान लीजिए फिक्स्ड एसेट जो था 10,000 रुपये का, लेकिन हमने 15,000 में उसे बेच दिया, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट उस सेल में मिला, उस प्रॉफिट को कहाँ शो किया हमने, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, मान लीजिए क्रेडिट साइड में शो किया है। वैसे कैपिटल नेचर की आइटम है, कहाँ शो करते हैं अलग बात है, लेकिन यहाँ हमने शो किया, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई हमने एंट्री नहीं की। तो इससे क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में। ट्रांसफ़र फीस रिसीप्ट, ट्रांसफ़र फीस रिसीप्ट का मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस कंपनी है उसने शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए, जो मान लीजिए कोई पर्सन शेयर करना चाहता है, ट्रांसफ़र ए पर्सन बी को ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने शेयर, उस दौरान उससे फीस ली जाती है, एंड दैट इज़ अ इनकम फॉर द कंपनी। लेकिन ऐसी कोई इनकम शो नहीं कर रखी है कॉस्ट अकाउंट्स में, तो कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में मिसमैच होगा, क्योंकि ये इनकम कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं शो की गई है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो की गई है। उसके बाद है बैंक डिपॉजिट्स इंटरेस्ट। बैंक में जो डिपॉजिट्स है, फिक्स डिपॉजिट है या कोई और डिपॉजिट कर रखा है अमाउंट, उसमें इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट करने पे। तो जब इंटरेस्ट मिलता है तो उसे इनकम साइड में शो करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लेकिन इसके बारे में कोई भी एंट्री कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स में एंट्री नहीं है इनकम की। कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट कम शो हो रहा है क्योंकि इनकम नहीं बताई गई है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में इनकम बताई गई है, वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा शो है इसकी वजह से। डिविडेंड रिसीव, जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसने क्या कहीं शेयर परचेज कर रखी, उन पर डिविडेंड मिला। जब डिविडेंड मिला तो डिविडेंड इनकम है, इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया, फाइनेंशियल बुक्स में तो ये एंट्री है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में ये इनकम नहीं है।
तो क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट जो इन्फ्लेट कर जाएगा बढ़ेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट उस अमाउंट से उतना कम होगा। उसके बाद डिस्काउंट और कमीशन रिसीट, कोई डिस्काउंट मिला है बिजनेस को, कहीं से कोई जो चीज़ थी उस पर कम रेट पे वो अवेलेबल हुई है, इनकम हो गई, या फिर कोई और कमीशन जो थी, कमीशन मिली है सेल बढ़ाने के लिए, कई बार होलसेलर को कमीशन मिलती है जैसे कि, तो इनकम जो मिली फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसकी कोई उसकी एंट्री है इनकम साइड में, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स में इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में उसकी वजह से इनकम कम हो रही है, तो ये मिसमैच करेगी दोनों कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स इस वजह से। उसके बाद हम बात करें बाकी कुछ एक और आइटम्स की। ये कौन सी आइटम्स हैं, दूसरी कुछ और एंट्रीज की हम बात करते हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स हमने बात की, कुछ एक स्पेसिफिक आइटम्स की जो कि कॉस्ट अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स की नेचर की थी, लेकिन अब कुछ एक आइटम्स होती हैं जो कि विच आर इन द कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में कुछ एक आइटम्स है जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में बेसिकली नहीं है, तो उनको कैसे डील करना है अब उस बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली कुछ एक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में काम रहता है, तो एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कुछ एक्सपेंसेस को शो किया जाता है जो कि एक्चुअली बेशक हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो हमने उन चीज़ों की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन, जो कैपिटल इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के दौरान उस पर कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है उस पर इंटरेस्ट देना है, तो कॉस्ट अकाउंट्स में उसे एज एन एक्सपेंस शो किया जा रहा है, चाहे उसे पेमेंट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी अपनी एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए प्रोडक्ट की हम उसे ऐड कर रहे हैं। इस तरह की एंट्री कुछ भी फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं होगी, यानी एक्सपेंस जो है बढ़ जाएगा कॉस्ट अकाउंट्स में, ऐसा कोई भी एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनल कॉस्ट ऑफ, बेसिकली ये नाम के लिए नॉमिनल नेचर का है, नाम के लिए चीज़ है, एक्चुअली पे की ही नहीं की है, अलग बात है। उसका था रेंट ऑफ बिल्डिंग, मान लीजिए फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो रेंट हम बेशक नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन हमने शो किया है क्योंकि हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम रेंट मानते कि हमने रेंट पे किया है फैक्ट्री बिल्डिंग का, तो वो एक्सपेंस शो हो जाएगा कॉस्ट अकाउंट्स में, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऐसा कोई एक्सपेंस शो नहीं हुआ है, कॉस्ट अकाउंट्स में एक्सपेंस शो हुआ है, तो हमें उन दोनों को आपस में मैच करना पड़ेगा। उसके बाद है सैलरी प्रोपराइटर ऑफ फैक्ट्री, जो प्रोपराइटर है वो फैक्ट्री के लिए जो टाइम दे रहा है हम उसे सैलरी पे कर रहे हैं, ये माना जाएगा क्योंकि हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्ट की, तो हमने ऐसा कोई एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं शो कर रखा है, लेकिन हम उसे कॉस्ट अकाउंट्स में शो कर रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंट्स में वो एक्सपेंस हो गया, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में वो एक्सपेंस नहीं है। उसके बाद है ओवर और ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कुछ होता है एक्स्ट्रा जो एक खर्चे किए गए हैं बिजनेस में, ओवरहेड्स का अलग से चैप्टर में ज़्यादा डिटेल इस पे नहीं बात कर रहा हूँ। तो ओवरहेड से मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं, वो खर्चे या तो कम दिखाए गए हैं या ज़्यादा दिखाए गए हैं, तो उससे किस वजह से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हम बात करते हैं उस पर। अंडर एब्जॉर्प्शन इन द कॉस्ट अकाउंट्स में जो है कुछ अमाउंट शो कर रखा है, उसे लेस देन एक्चुअल अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट जो है उस एक्सपेंस का वो कम, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ओवरहेड्स हैं, वो खर्चे जो है मान लीजिए वो 50,000 रुपए के, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में उन्हें अंडर एब्जॉर्ब किया गया है, यानी मान लीजिए 45,000 का बता रखा है, कॉस्ट अकाउंट्स में हो सकता है 45,000 और फाइनेंशियल अकाउंट्स में हो सकता है उन्हें 50,000 का शो किया है, कहने का मतलब है 5,000 रुपये कम शो किया गया है, कम शो किया गया है यानी वो एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, 5,000 रुपये उसमें और एज एन एक्सपेंस शो करना पड़ेगा, ये रिकॉन्सिलेशन के लिए ज़रूरी है। उसी तरह से हो सकता है ओवर एब्जॉर्प्शन इन द कॉस्ट अकाउंट्स में जो अमाउंट है दैट इज मोर देन एक्चुअल अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट शो किया गया है, मान लीजिए 40,000 रुपये के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, लेकिन शो किए गए वहाँ पर 50,000 कॉस्ट अकाउंट्स में, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा शो किए गए हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के मुकाबले में कॉस्ट अकाउंट्स में, क्योंकि ज़्यादा शो किए गए हैं तो वहाँ इसकी वजह से क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी कॉस्ट अकाउंट्स में, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो 10,000 रुपये जो है या तो कॉस्ट अकाउंट से हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने ज़्यादा शो कर रखा था उस एक्सपेंस को,
यानी उसे इनकम वाली शो करने साइड में शो करना पड़ेगा, या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स में 10,000 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे एक्सपेंस के। तो ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तब हमें क्लैरिटी और ज़्यादा होगी, है ना। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। जो स्टॉक है वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है। जब हम स्टॉक की बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में, स्टॉक की वैल्यूएशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। जैसे हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंट्स में, हम मार्केट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू से हम कहते हैं, हम स्टॉक को शो करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट प्राइस और द कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, यानी जितने का उसे खरीदा गया है, उसकी वैल्यू बचती है डेप्रिसिएशन का चार्ज करने के बाद लास्ट में, या फिर मार्केट में उसकी जो वैल्यू मिल रही है असेट क्लोजिंग स्टॉक की, दोनों में से लोएस्ट जो वैल्यू हम उसे लेकर चलते हैं। ये तो मेथड रहता है फाइनेंशियल अकाउंट्स में। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंट्स में जो मेथड है वो स्टॉक की वैल्यूएशन का डिफरेंट रहता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में रॉ मटेरियल को हम बात करें तो रॉ मटेरियल में मेथड जो है, या तो फीफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक पहले आया रेट पे आया, जिस रेट पे आया उस रेट पे हम उसे बाहर निकाल देते हैं। उसका फीफो मेथड में क्या, लिफो मेथड में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जिस रेट पे सबसे लास्ट में स्टॉक आया है हम उसको पहले निकालते हैं। और एवरेज स्टॉक में क्या होता है, एवरेज प्राइस हम लेते हैं, उस बेस पे होता है। वेटेड एवरेज भी है। क्या वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है कहने का मतलब, रॉ मटेरियल के लिए जो हम कच्चा माल ला रहे हैं उसके लिए। जब बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए प्राइम कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट मेथड रहता है। जो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं उसमें प्राइम कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट जो है, उसके थ्रू जो हमारी वैल्यू आती है, वो स्टॉक की वैल्यूएशन हमारी मानी जाती है। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस भी हो सकता है। तो ये उसमें मेथड होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के। फिनिश्ड गुड्स के केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मेथड है, बेसिस है, उसे हम जनरली मानकर चलते हैं, जिसके बेस पे हम कॉस्ट को यहाँ पर वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को। तो अलग अलग मेथड है, कहने का मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में डिफरेंट। हम मेथड्स की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हमें मेथड कैलकुलेट चेक करने या नहीं करने, वो इशू नहीं है यहाँ पर। एडवांस न्यूमेरिकल्स में हो सकता है ऐसा हमें, लेकिन क्या रीजन है डिसएग्रीमेंट का, क्या रीजन है दोनों बुक्स में, वो हमें देखना है। तो उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस, यानी कि जो हम यूज़ करने के बाद हमारी एसेट्स की जो वैल्यू बचती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन जो है उसके मेथड भी अलग अलग हो सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में या तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हम फॉलो करते हैं, या फिर इनकम टैक्स को हम फॉलो करते हैं। इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड है या फिर रिटर्न डाउन मेथड है, अलग मेथड्स हो सकते हैं। इन मेथड्स की मैं बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन ये मेथड्स यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स में हो सकते हैं स्टॉक के वैल्यूएशन के। लेकिन दूसरी तरफ कॉस्ट अकाउंट्स में बात करें तो कॉस्ट अकाउंट्स में मेथड क्या हो सकता है, मशीन आवर रेट, कितने समय तक, कितने एक घंटे में कितना यूज़ हुआ मशीन का, या प्रोडक्शन आवर या यूनिट मेथड, ये मेथड हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन का इशू नहीं है, मैं डिसएग्रीमेंट का रीजन समझा रहा हूँ आपस में कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो यहाँ पर कहने का मतलब डेप्रिसिएशन के दोनों के अलग अलग मेथड है, कॉस्ट अकाउंट्स में और फाइनेंशियल अकाउंट्स में दोनों के अलग मेथड है, तो मिसमैच हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में दोनों को हमें मैच करना पड़ेगा। उसके बाद एबनॉर्मल लॉसेस एंड गेन्स। एबनॉर्मल जो कि एबनॉर्मल नेचर के हैं, कुछ ऐसे नुकसान हुए या फायदे हुए हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी हो सकते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है बेकार, जो वर्कर्स जो काम नहीं कर पाए किसी वजह से प्रोडक्शन के लिए, तो ये हो सकता है कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं शो किया गया है, या फाइनेंशियल अकाउंट में एक अकाउंट्स में शो किया गया है दूसरे में नहीं शो किया। जैसे थेफ्ट की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो किया गया है थेफ्ट को, डेबिट साइड में मान लीजिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो मिसमैच हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्शनल बैड डेट्स जो है एक्सेप्शनल नेचर के हैं, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने एज एन एक्सपेंस शो किया है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद है एबनॉर्मल गेन्स। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ एबनॉर्मल गेन्स हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं, तो हो सकता है उन्हें हम कॉस्ट में शो करें या फाइनेंशियल में, वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। एक अकाउंट में शो नहीं कर रखा है, दूसरे में शो कर रखा है, तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में मिसमैच हो जाता है, उन्हें मैच करना होगा। अब इसके बाद हम आगे आने वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से दोनों को मिसमैच करते हैं, मेमोरेंडम स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर हम दूसरे मेथड्स भी होंगे, उन न्यूमेरिकल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स को हम कैसे रिकॉन्साइल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि लेक्चर सफिशेंट है, आपने मुझे ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। दीजिए इजाज़त देवेंद्र महाजन को, थैंक यू, शुक्रिया।